एक बार फिर से स्वागत है आपका टीएमसी नॉलेज में। और इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 106 तक देखा था, जो डीएलएड विषय के प्रश्न थे प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी से जो बहाली होने वाली है। अब इसके बाद के जो प्रश्न है 107वें नंबर से हम देखेंगे और 150 तक का जो प्रश्न है, यानी कि बाकी के जो 42-43 प्रश्न जो बच रहे हैं उसको इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी लेट भी हो गया और इधर वीडियो कुछ स्वास्थ्य कारणों से अपलोड नहीं हो पा रहा था। और आइए देखते हैं, इसका पहला प्रश्न आज के लिए है, यानी कि 107वां प्रश्न है आज के लिए कि आरटी एक्ट 2009 बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ था। तो आरटी जो है यानी कि राइट टू एजुकेशन जो कानून है यानी कि भारत में, वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद के प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोगी माना जाएगा। तो एक शिक्षकों के लिए दंड का प्रयोग भी उचित माना जाता है, लेकिन उसकी भी कुछ परिस्थितियां हैं। शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग तभी करना चाहिए जब छात्रों में शिक्षा प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अन्य अवांछनीय आवृत्तियों के में विकास में सहायक हो। यानी कि इस तरीके से ऑप्शन ये जो डी ऑप्शन है, यानी कि यह छात्रों में शिक्षा प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अन्य वांछनीय आवृत्तियों के विकास में सहायक हो। इस परिस्थिति में शिक्षकों के द्वारा दंड का प्रयोग करना चाहिए कि ताकि वो छात्रों में शिक्षा प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना पैदा करे और अन्य जो वांछनीय आवृत्तियां हैं उसके विकास में वो सहायक हो। और इसके बाद का प्रश्न है कि एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, कक्षाध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। इसमें कौन सी परिस्थिति आपके लिए उपयुक्त है ये देखना है। और ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब है कि उसकी असफलताओं के कारणों का पता लगाएंगे। अगर कोई भी छात्र है, अगर लगातार 2 वर्षों से अगर वो फेलियर हो रहा है तो हम उसके असफलताओं के कारणों का पता लगाएंगे। अब वो जो कारण है वो हो सकता है उसके पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ सामाजिक भी हो सकते हैं और कुछ शैक्षणिक भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, ये सभी जो है कि उसके कारणों का हम पता लगाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि बच्चा लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में ये बताना है कि बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती हैं। किस प्रकार के जो है कि व्यक्तियों में ये जो है कि ये चीज़ें पाई जाती हैं। और इसका सही जवाब है कि ये जो ऑप्शन डी है, यानी कि अंतःवैयक्तिक जो लोग होते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में अंतःवैयक्तिक बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान और मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता ज़्यादा होती हैं। गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 में प्रकाशित किया था, 1983 में प्रतिपादित की थी उन्होंने। और गार्डनर के अनुसार सामान्य बुद्धि में 9 तरह की क्षमताएं या बुद्धि सम्मिलित होती हैं और इन 9 प्रकारों की बुद्धि का विशेष गुण यह है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन अलग अलग तरीके से होते हैं। इस तरीके से सही जवाब है अंतःवैयक्तिक प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है कि पियाजे, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि जीन पियाजे के प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तिता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। और इसका सही जवाब है कि ये मूर्त संक्रियात्मक चरण है, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तिता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना मूर्त संक्रियात्मक चरण की बुनियादी उपलब्धि है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली जो है कि इसमें 0 से लेकर के और इसमें कम से कम 12 वर्ष के ऊपर तक ये प्रक्रियाएं चलती हैं, ये अवस्थाएं मानी जाती हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि विकास का ये बताना है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से प्रारंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। और इसका सही जवाब है कि जो अधोगामी जो सिद्धांत बताता है, यानी कि विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशलों का जो विकास होता है वो शरीर के मध्य में शुरू होता है लेकिन शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है। और इसका सही जवाब है कि भय। देखिए, भय जो है कि एक ऐसा संवेग है जो असक्षमता और असुरक्षा दोनों को दर्शाता है या इस तरह की स्थितियों को उत्पन्न करता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है कि प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। तो देखिए, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जब तक विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो हम एक अच्छे तरीके से
जो प्रभावशाली पाठ्य योजना का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद के प्रश्न है कि खेलों द्वारा बालकों में विकास संभव है। किस प्रकार का विकास जो है कि खेलों के द्वारा संभव हो सकता है। तो देखिए, खेलों के द्वारा, चूँकि जानते हैं कि खेल या किसी भी प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं उससे बालकों में सर्वांगीण विकास होता है, या ये चहुमुखी विकास के लिए काफ़ी वो आवश्यक माना जाता है खेल। तो खेल से किसी एक ही प्रकार की भावना का विकास होता है ये हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि खेल के द्वारा तो इसमें कई प्रकार की जो बुद्धि या कई प्रकार की भावनाएं विकसित होती हैं बालकों में। तो इसमें जो है कि सहयोग, सामंजस्य की भावना भी है, पारस्परिक सम्मान देने की कला का भी इसमें विकास होता है, सामाजिक सद्गुणों का भी विकास होता है, जैसे कि खेल भावना, भाईचारे का भी विकास खेलों के माध्यम से होता है, और शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है। इस तरीके से चारों ही ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन जो है कि इस प्रश्न के लिए सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि परियोजना विधि के जनक कौन माने जाते हैं। छोटे छोटे सवाल है, देख लीजिएगा। जनक जॉन डीवी जो हैं ये परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। परियोजना विधि के द्वारा विषयों की अवधारणा को एक परियोजना देकर के पूरा किया जाता है, और इसमें विद्यार्थियों को समूहों में इकट्ठा करके जो है कि परियोजना को पूरा करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है कि सामूहिक चर्चा के बाद शिक्षक छात्रों से पत्र लिखने को कहता है, जिसका अर्थ है सामूहिक, अगर किसी विषय पर हम चर्चा कर देते हैं और उसके बाद छात्रों से पत्र लिखने को कहा जाए तो इसका क्या अर्थ माना जाएगा। और इसका सही जवाब है कि इसमें देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, इसमें जाहिर तौर पे है कि प्रत्युत्तर देने की जांच कर रहा है शिक्षक, क्योंकि सामूहिक चर्चा तो हो गई, उसके बाद से अगर छात्रों से पत्र लिखने की बात आती है, इसका मतलब है कि मौखिक और लेखन की जांच करना, यानी कि प्रत्युत्तर देने की जांच हो रही है। इसके माध्यम से एक विषय का संबंध दूसरे विषय से संबंधित किया जा रहा है, और यह एक भाषा पढ़ाने का तरीका भी होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है कि रचनात्मक लेखक के तौर पे चित्रांकन आधारित लेखन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। और इसका सही जवाब है कि जो चित्र के आधार पर स्मृति की जांच करना, यानी कि इसमें इसे चित्र पर आधारित कहानी लेखन, संवाद लेखन और रिक्त स्थानों पर चित्रों की पूर्ति के जांच संभव हो पाता है। चित्र लेखन में बच्चों के समूह कुछ पात्रों और वस्तुओं वाले एक चित्र को प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें इसके विषय में लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी में है कि चित्र के आधार पर स्मृति की जांच की जाती है कि चित्र के द्वारा बालकों की क्या स्मृति है। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिगम कौशल में कर्म और अर्थ निर्माण साथ साथ संभव होता है। किस अधिगम कौशल में पूछ रहा है कि कर्म और अर्थ निर्माण एक साथ संभव हो पाता है। और इसका सही जवाब है कि लेखन पठन का जो कौशल होता है, लेखन पठन अधिगम एक ऐसा कौशल है जिसमें कर्म और अर्थ निर्माण साथ साथ संभव होता है। लेखन और पठन इन दोनों ही प्रक्रियाओं में ऐसे कई समानताएं होती हैं जो इन्हें एक दूसरे की पूरक बनाती हैं, यानी कि हम लिखने पढ़ने वाला काम जब एक साथ करते हैं तो एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। जैसे पढ़ना लिखना दोनों ही क्या होता है कि दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि बच्चे के पहले शिक्षक कौन होते हैं। बच्चे का कोई भी बच्चा है तो हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, और परिवार में जो उसके माता पिता होते हैं वो उसके सबसे पहले शिक्षक होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, क्योंकि स्कूल जाने से पहले जो हम अनौपचारिक बहुत सारी जो शिक्षाएं प्राप्त करते हैं वो हमारे परिवार से ही शुरू होती हैं और वो हमें माता पिता के माध्यम से मिलती हैं। और इस तरीके से माता पिता किसी भी बच्चे के लिए पहले शिक्षक होते हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। देखिए, ये जो है कि एक परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से भिन्न है। जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है इसमें शिक्षा की छात्रों तक पहुंचता है, और इसमें शिक्षण विधियों एवं आवयों के अपेक्षा जो है कि संप्रेषण माध्यमों के प्रयोग को प्रधानता दी जाती हैं, और इसके लिए खुले अधिगम के लिए परिस्थितियाँ भी उत्पन्न की जाती हैं। छात्र को अध्ययन में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो इस तरीके से इसकी विशेषताएं जो है कि डिस्टेंस एजुकेशन की एक से अधिक विशेषताएं हो सकती हैं, यानी कि ऑप्शन ई सही जवाब है इसके लिए कि एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी को शिक्षा नीति कार्यान्वयन हेतु बिहार में सरकार ने शिक्षा परियोजना के तहत कौन सा कदम उठाया है। और इसका सही जवाब है कि इसमें भी यानी कि सभी को शिक्षा नीति कार्यान्वयन हेतु बिहार सरकार ने एक से अधिक कदम उठाए, यानी कि इसके लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि शिक्षा समितियों का आयोजन किया जा रहा है, एनजीओ के माध्यम से भी गैर अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है राजकीय संस्थाओं में या स्वयं सेवी जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से।
राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है और महिलाओं के लिए जिला स्तर पर एक कोर समूह की रचना भी की जा रही है। यानी कि एक तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि अध्यापक की मुख्य भूमिका को किस रूप में चिन्हित किया जाता है। अध्यापक की जो मुख्य भूमिका होती है उसको प्रबंधक के रूप में चिन्हित किया जाता है। शिक्षक एक प्रबंधक की भांति अवसर की मांग के अनुकूल निजी व्यवहार और सार्वजनिक जीवन में समायोजन के द्वारा विषयों को प्रतिबंधित करता है और उसके लिए स्वतंत्र निर्णय लेता है। इसका सही जवाब है। इसके बाद का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास अत्याधुनिक विकास का आधार है। अत्याधुनिक विकास का आधार कौन सा है, और सही जवाब है कि जो नैतिक विकास होता है वो अत्याधुनिक विकास का आधार माना जाता है। अत्याधुनिक विकास से तात्पर्य बालक में जन्म से ही विद्यमान आध्यात्मिकता की जो बातें होती हैं इस प्रकार से उसका विकास करना है कि हवा आत्मज्ञान या आत्मानुभूति के प्रति प्राप्ति का ईश्वर तथा उसकी सृष्टि के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सकें। यानी कि तो इस तरीके से नैतिकता के साथ साथ ही आध्यात्मिक विकास भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों एवं माता पिता को आकर्षित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कारगर सिद्ध हुआ है। प्राथमिक कक्षा में बालिका शिक्षा के प्रति जो अभिभावकों का आकर्षित करने के लिए अभिभावकों को, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है कि बालिका शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था। लोग जो है कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। लेकिन इसके लिए जो देखिए इसमें कई जो है कि योजनाएं या कई जो उपाय किए गए हैं जो कि इसके लिए काफ़ी कारगर साबित हुए हैं, जिसमें है कि इसके लिए जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, निःशुल्क पाठ्य सामग्री जो दी जा रही हैं और निःशुल्क पोशाक और निःशुल्क जो है कि मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था की गई। यानी कि एक से अधिक जवाब इसके लिए सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक ये चारों ही जो कारण हैं ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और अगला प्रश्न है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार किस संवैधानिक अनुच्छेद में प्रदत्त हैं, किस संवैधानिक अनुच्छेद से प्राप्त हुआ है। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 30 में। यानी कि अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों में और जो है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार उनको प्राप्त किया गया है, दिया गया है उसमें। और अनुच्छेद 30 के तहत ही धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार भी होगा, ये बात उसमें कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक विद्यालय शिक्षक चयन की नीति अपनाई गई है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात है। और इसका सही जवाब है कि इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों को प्रावधान है और चाहे नामांकित बच्चों की संख्या कम हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार ही कम से कम 50% महिला शिक्षिका भी होनी चाहिए और यदि एक विद्यालय में 80 या उससे कम बच्चे नामांकित हैं तो इस तरीके से सही जवाब इसके लिए 2 हैं। यानी कि 2 शिक्षकों की चयन नीति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महान विचारक जॉन डीबी के अनुसार विमर्शी व्यक्ति का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। विमर्शी जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रमुख लक्षण बताना है। और विमर्शी व्यक्ति की विशेषता या पहचान जो है कि शिक्षाविद जॉन डीबी के अनुसार एक निष्ठता होनी चाहिए, उनमें उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए और विचारों में खुलापन, ये सभी जो है कि उसके लिए ज़रूरी होता है। यानी कि इस तरीके से एक से अधिक इसका भी जवाब सही है। नेक्स्ट है कि NCERT की प्रधान संस्था निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती हैं। NCERT की प्रधान संस्था जो है कार्यक्रम सलाहकार समिति के नाम से जानी जाती हैं। यानी कि ये ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि NCERT का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। NCERT का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो इसमें से कौन होते हैं, तो देखिए इसमें जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है और इसमें और भी सदस्य होते हैं इसके साथ साथ। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्री जो होता है वो NCERT का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती हैं। यानी कि इसमें ये पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता उसमें हो जाती है। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं
उनकी क्या विशेषता होती हैं, तो उनकी विशेषता है कि सोच में सटीकता की आवश्यकता उनमें होती है, और सोच की सटीकता की आवश्यकता एक प्रतिभावान व्यक्ति की, विद्यार्थी की विशेषता होती है। प्रतिभावान जो बालक होते हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में उनको रखा जाता है, और उनकी जो बुद्धि यानी कि जो उनका IQ होता है, इंटेलेक्चुअल कोशेंट जो होता है उनमें, तो वो 120 से ज़्यादा होता है, और वैसे विद्यार्थी ही प्रतिभावान विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि एक संप्रत्यय को पढ़ते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़े श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाएगा? और इसका सही जवाब है कि एक आदि रूप में उसको माना जाता है, यानी कि ऐसे उदाहरणों को एक आदि रूप कहा जाता है। एक आदि रूप किसी वस्तु या उत्पादन को बनाने से पहले बनाया गया उसका एक नमूना होता है, और जिससे उसे भविष्य में बनाए जाने वाले उत्पाद के बारे में सीखने और उस पर अनुभव पाने और समीक्षकों को दिखाकर उस पर प्रतिपुष्टि पाने के ध्येय से उसको बनाया जाता है। इसके बाद के प्रश्न है यहाँ से 134वां प्रश्न होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि जो NCF 2005 है, निम्न में से किसके महत्व पर बल देती हैं? और इसका सही जवाब है कि संक्रिया यानी कि जुड़ाव और बातचीत पर बल देती हैं, यानी कि जो NCF 2005 में उनकी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें कहा गया है कि जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा पर महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है, और समावेशिक ये वातावरण होना चाहिए स्कूलों का, इस पर भी बात किया गया है। और ये NCF 2005 यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, तो उसमें ये सभी विशेषताएं का उसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किससे बढ़ावा देता है? ये आपको बताना है कि लड़के अक्सर नीले रंग के कपड़े खरीदें और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो ये देखिए काफ़ी एक तरीके से सोशल इश्यू से जुड़ा हुआ भी ये प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के जो कपड़े खरीदने का जो एक ये सिस्टम है, तो ये एक लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहारों और कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना और इन विशेष कार्यों और भूमिकाओं की अपेक्षा करना, ये जो है कि सुसंगत न होने की स्थिति में उनको टोकना, विचारों में सुधार करने को कहना, ये लैंगिक रूढ़िवादिता में आता है। और लैंगिक रूढ़िवादिता एक अनुचित विचार है जो एक सामान्यकृत दृष्टिकोण से विशेषताओं को संदर्भित करता है जो महिला और पुरुषों में के पास होना चाहिए। तो इस तरीके से ये लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं, जिन्होंने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये, और उन्होंने नैतिकता का विकास सिद्धांत के लिए इन्होंने मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का एक मूल रूपांतरण एक तरीके से है इनका भी जो सिद्धांत है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी जो है। तो इसमें नैतिक विकास जो है ये इसके लिए सही जवाब है, क्योंकि नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत में अंतर को स्पष्ट करना है। तो जो नैतिकता का जो क्षेत्र होता है वो मुख्य रूप से व्यक्तियों को अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क करने की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है या उसको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि एक अध्यापक में यह योग्यता होना बहुत ज़रूरी है कि वह खुद को एक विद्यार्थी के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सकें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चूँकि एक अध्यापक को भी चाहिए कि वो उतनी योग्यता उसमें होना चाहिए ही कि विद्यार्थियों के स्थान पर खुद को रख के देखें कि विद्यार्थी किस परिस्थिति में है और वो इस समय इस स्थिति में क्या महसूस कर रहा होगा। तो इसके लिए सही जवाब है कि वो तदानुभूति की भावना कहलाती है, यानी कि उसको उस प्रकार की जो योग्यता होती है उसको तदानुभूति कहते हैं। तदानुभूति यानी कि जो इम्पैथी है, भावनात्मक रूप से यह समझने की क्षमता है कि दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं तथा चीज़ों को उनके दृष्टिकोण से किस दृष्टिकोण से देखते हैं तथा उनके स्थान पर खुद की कल्पना करते हैं। एक जो है कि इम्पैथी यानी कि तदानुभूति रखने वाला और बच्चों की बात सुनने वाला शिक्षक कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा दे सकता है,
और ऐसे शिक्षक से छात्र बेहतर तरीके से संबंध स्थापित कर पाते हैं, कुछ भी पूछने में वो हिचक महसूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और देख सकते हैं, और इसमें जो है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि लेव व्यागोत्स्की जो है इन्होंने इस सिद्धांत की इनका प्रतिपादन किया था। और इन्होंने इस सिद्धांत में ये कहा था कि निर्माणवाद पर आधारित एक सिद्धांत है, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की ओर कोशिश करता है, वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र जो है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से कि शारीरिक लक्षणों जैसे कि आँख का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग, ये इसमें से ये बताना है कि इससे क्या इसमें से सूटेबल है इसके लिए, और इससे शारीरिक लक्षणों से, इस प्रकार के लक्षणों से क्या कुछ सामने आता है। ऑप्शन भी आपके सामने है, देख सकते हैं कि इसमें क्या ये वंशागत लक्षण होते हैं या पर्यावरणीय कारकों के द्वारा ये सब सुनिश्चित होता है। और सही जवाब है कि ये वंशागत होते हैं, क्योंकि वंशागत जो चीज़ें होती हैं, जो माता पिता से संतानों में ये जो गुण आते हैं, और इसमें ये सब चीज़ें जो है कि बालकों में शरीर का गठन, स्वास्थ्य और रंग रूप जो है कि ज्ञानेंद्रियों में बालक का रंग रूप, आकार, ऊंचाई इत्यादि का निर्धारण उसका आनुवांशिक गुणों से आता है, और ये आनुवांशिक गुणों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य को चुनना है कि विकास के विषय में कौन सा कथन सही है, और इसका सही जवाब आपको बता देते हैं कि इसमें विकास परिवर्तनीय है, ये जो है कि सही वक्तव्य इसके लिए है। सभी हम ऑप्शन पर इस पर अभी डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो इसका ये सही वक्तव्य है कि विकास क्या होता है कि परिवर्तनशील होता है। विकास आप जानते हैं कि ये गतिमान प्रक्रिया है, और इसमें बालकों का चहुमुखी विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। विकास किसी प्रक्रिया में रुचि, आदत, उसका दृष्टिकोण, जीवन का मूल्य और स्वभाव, व्यक्तिगत जो उसका व्यवहार है, ये सभी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं, 142वां प्रश्न होगा कि जेंडर, ये बताना है कि जेंडर के संबंध में क्या कुछ चीज़ें इसमें ये सही है। तो सही जवाब है कि जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, यानी कि जेंडर जिसको हम लिंग कहते हैं, ये जो जेंडर होता है, जेंडर जो भेद हो, लिंग भेद का जो है वो सामाजिक स्तर पर ही होता है। समाज में स्त्री पुरुष को उसके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। एक अध्यापक को अध्यापक के नाते लिंग भेद आधारित भावना के विरुद्ध साहसिक कदम उठाने चाहिए, और इसके साथ साथ लड़के और लड़कियों के बीच पाए जाने वाले वास्तविक भेदों की भी पहचान करनी चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज इस कथन का अनुशंसा करता है कि शिक्षक को यह पहचानने और महत्व देने के लिए सशक्त होना चाहिए कि बच्चे अपने घर, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से क्या सीखते हैं और बच्चों के लिए खोज के अवसर पैदा करते हैं। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि NCF 2005 ये एक ऐसा दस्तावेज है जो इन कथन की अनुशंसा करता है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा है। NCF यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेम है, जो 2005 में जो बना था, तो ये इस कथन की अनुशंसा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कई अध्ययनों से यानी कि स्टडीज से पता चला है कि द्विभाषी दक्षता के स्तर को आगे बढ़ाती है। द्विभाषी यानी कि जिसमें दो भाषी जो लोग हैं, जिनको दो भाषा की जानकारी है, द्विभाषी दक्षता के कई सकारात्मक प्रभाव साबित हुए हैं। और सबसे पहले यह समस्या समाधान, कौशल, स्मृति और ध्यान की अवधि में सुधारने के लिए संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। यानी कि इसमें कई जो है कि इसके लिए ऑप्शन सही हो सकते हैं, यानी कि इसमें भी सही जवाब है कि ऑप्शन 1 से अधिक इसके लिए विविध सोच को भी बढ़ावा देती है, संज्ञानात्मक विकास को भी ये जो है कि बढ़ाता है, सामाजिक सहिष्णुता और भाषाओं पर पकड़, ये सभी चीज़ें इसके लिए सही हैं। यानी कि द्विभाषी जो दक्षता के स्तर को बढ़ाती हैं, इस सभी प्रकार के दक्षता को बढ़ाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है कि NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य का निर्माण है। यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, यानी कि NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य बहुभाषावाद है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ध्यान ने केवल शिक्षा की एकमात्र भाषा के रूप में अंग्रेजी पर है, बल्कि कई भाषाओं को सीखने को बढ़ावा देने पर भी हैं। तो ये बहुभाषावाद पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि लेव व्यागोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, ये इसके लिए देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन सही है कि बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। और ये जानते हैं कि जो लेव व्यागोत्स्की हैं ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इसके बाद के प्रश्न हैं कि
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो डाइट हैं, तो निम्न की संस्तुति के बाद अस्तित्व में आए थे। किस आयोग की संस्तुति के बाद से आए थे? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संस्तुति के बाद से ये अस्तित्व में आया था और इसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए 10+2+3 अवस्था को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान इसमें रखा गया था, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि सूक्ष्म शिक्षण का तकनीक प्रयोग की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक प्रयोग की जाती है किसमें? और सही जवाब है कि विशिष्ट शिक्षण कौशलों में अध्यापकों को तैयार करने में सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद के प्रश्न है कि मरिया मॉन्टेसरी का नाम निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? मरिया मॉन्टेसरी का नाम जो है ये जुड़ा है यानी कि प्री स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षण की जो मॉन्टेसरी पद्धति थी डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित किया गया है। यह विद्यार्थी केंद्रित विचारधारा है जो जन्म से वयस्क होने तक बच्चों के वैज्ञानिक अवलोकन पर निर्भर हैं। तो इस शिक्षण विधि में छोटे बच्चों का अधिक प्रासंगिकता है, यानी कि वह अपने विद्यालय को मंदिर और बच्चों को ईश्वर समझती हैं। तो इस तरीके से इसमें प्री स्कूल शिक्षा से संबंधित है ये। और इसके बाद के प्रश्न है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में बंधा रहता है। ये कथन किसका है? आप देख सकते हैं यानी कि मनुष्य जो है कि जन्म से तो स्वतंत्र होता है लेकिन वो हमेशा हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन जो है कि एक दार्शनिक का है। आप जान सकते हैं कि रूसों का यह कथन है और रूसों अपने सामाजिक समझौतों के सिद्धांत का आरंभ इसी पंक्ति से किया है इन्होंने। तो इस तरीके से ये ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 का जो बचा हुआ डीएलएड के जो प्रश्न थे वो थे। इसके बाद के जो हमने सामान्य अध्ययन के 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। डीएलएड विषय की बात है तो क्योंकि हमने बताया था कि इसमें थोड़ा समय लग जाता है, तो एक सेट के वीडियो को यानी कि 2 या 3 वीडियो में किया जाएगा। एक सेट में जो प्रश्न है 75 प्रश्नों का ही, अगर उसमें 20-20, 15-15 सेट रहेगा तो ठीक रहेगा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो खैर, चैनल अगर पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।